अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ओवरव्यू दे दें कि हमारी जो आज की वीडियो है वो किस बारे में है। तो अक्सर हम लोगों ने देखा होता है कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको बैक पेन का बहुत इशू होता है। उनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बैक पेन में मतलब बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है, और वो जो बैक पेन है वो ना सिर्फ पीछे कमर में होती है बल्कि उनकी थाई पे भी जा रही होती है, उस थाई से वो टांगों पर भी जा रही होती है। तो बहुत सिवियर किस्म की भी पेन जो है पेशेंट फील करता है, और बहुत माइल्ड सी बहुत हल्की सी पेन होती है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इसको सीरियस नहीं लेती और मतलब कहती हैं कि कोई बात नहीं, पेन किलर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। और ये फर्दर प्रेगनेंसी में भी जो है वो इसके सिम्टम्स जो है वो हम देख सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या मेजर्स हैं और किस वजह से ये हो रही है, तो आज की वीडियो जो है वो हमें इस बारे में बताएगी। 60 से 80% जो ख़वातीन होती हैं वो ये पेन जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। अब ये नहीं कि ये जो पेन है हमारे पास ये किसी डिज़ीज़ की वजह से है, कोई पैथोलॉजी की वजह से है, कोई बीमारी है, या अक्सर लोग कहते हैं कि जी उसको एक्सीडेंट हुआ था इस वजह से मतलब ये हो गई। ये तो मतलब बहुत दूर की इससे बात है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसकी डिस्क जो थी वो हर्निएट हो गई इस वजह से उसको पेन है। तो पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये पेन इस वजह से फील करता है क्योंकि उसके मैकेनिकल फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके हार्मोनल फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी सर्कुलेशन में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक वुमेन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से जो फीमेल हैं उनको पेन का सामना करना पड़ता है। इसको हम हिप पेन भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो बैक है हम कमर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर वाला पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। तो लोअर बैक की हम बात करें हैं जिसको हम लंबर रीजन भी कहते हैं। इसके अंदर 5 वर्टिब्रास होते हैं और वर्टिब्रास का काम यही है कि वो हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके जितने भी मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो स्पाइन है वो स्टेबल रहे। अब होता ये है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब हमारी पोस्चर में चेंजेस आ रही होती हैं, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो बैक है उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म होने की वजह से, उसके पोस्चर में चेंज आने की वजह से जो फीमेल्स हैं उनको पेन का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट पॉपुलेशंस में देखा गया कि जो हमारे पास बैक पेन की इंसिडेंस है वो कितना राइज किया गया है। तो 8% से 89% जो फीमेल हैं उनके अंदर बैक पेन का इशू देखा गया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन क्या होती है, सिवियर पेन का जो ड्यूरेशन है वो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखा गया, 3rd ट्राइमेस्टर में सॉरी। और 3rd ट्राइमेस्टर में हमारे पास 5th से 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आ जाता है। तो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको 1st ट्राइमेस्टर में भी पेन होती है, लेकिन जो ज़्यादातर फीमेल्स हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर में पेन फील करती हैं। और 3rd ट्राइमेस्टर में जो पेन है वो बहुत सिवियर किस्म की होती है क्योंकि पोस्चर चेंज हो रहा होता है, बहुत से हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उससे क्यों बैक पेन का इंसिडेंस जो है वो इतना इंक्रीज हो गया है। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिकली क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और मैकेनिकली क्यों हमारे पास पेन का इशू आ रहा है प्रेग्नेंट फीमेल में। तो होता ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो बैक है वो बहुत सारे लिगामेंट्स, बहुत सारे मसल्स और जॉइंट्स से मिलकर बनी है। एक डिस्क है जो हमारी बैक को सपोर्ट कर रही होती है, जितना भी बॉडी का वेट है वो टॉलरेट कर रही होती है, बॉडी को विथस्टैंड कर रही होती है, उसके वेट को विथस्टैंड कर रही होती है, जो भी लोड हमारी बॉडी में पड़ रहा है उसको विथस्टैंड कर रही होती है। तो मैकेनिकली चेंजेस क्या आते हैं कि हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम रिलैक्सिन कहते हैं। उस रिलैक्सिन की जब इंक्रीज प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो हमारे जो लिगामेंट्स और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप को लूज कर लेते हैं। उनके लूज होने की वजह से हमारी जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसी में ही हमारे पास हार्मोनल चेंजेस का भी जिक्र है। एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है उसकी प्रोडक्शन,
जिसकी वजह से ना सिर्फ मैकेनिकली एक पोस्चर में डिस्टर्बेंस आ रही है बल्कि हार्मोनल चेंजेस भी अफेक्ट हो रही हैं। होता क्या है कि मसल्स लिगामेंट्स लूज हो गए, स्पाइन अनस्टेबल हो गई, बॉडी में वेट एक्ट हो रहा है। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, बेबी का वेट इज नॉट अ फैक्टर कि वो हमारे पास बैक पेन का इशू बने। लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जो मतलब डॉक्टर के पास तो जाती नहीं है, खुद डॉक्टर बन जाती हैं और कहती हैं कि जी नहीं हो जाएगा ठीक, तुम रहने दो ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ जाती है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मैकेनिकल चेंजेस में एक हार्मोन है, हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन है उसकी, तो इस वजह से हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। सर्कुलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि मैंने बताया कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो पेन है वो सिवियर हो जाती है। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में, सबसे जो मेन कॉज आ जाता है वो प्रेशर का इंक्रीज है। जो पेशेंट के एब्डोमेन का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क है उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से जो हमारी वेन्स हैं उस पर कंप्रेशन आ रहा है, वेन कंप्रेस हुई, जिसकी वजह से पेन जो है वो हमारी रेडिएट भी करती है फिर, और पेन कॉज होती है। तो ये सर्कुलेशन में चेंजेस आ रही हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो चीज़ें हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। पेन, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मल्टीपल मिसकैरेजेस, ये सब इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है। हम बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो इसका फैक्टर नहीं है, जो कि इसको बढ़ाती नहीं है, उस पेन को इंक्रीज नहीं करती हैं। तो जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर बॉडी वेट आ जाता है। ये नहीं है कि खवातीनों का वेट ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से जो पेन का इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं है कि पेशेंट जो है वो उसकी एज का मसला है या फीटल वेट है। ये नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास कुछ हो सकता है, कुछ खवातीन में उनका वज़न जो है वो इशू हो सकता है कि उनके वज़न की वजह से जो बॉडी का मास इंडेक्स है वो ज़्यादा है, इस वजह से पेन हो रही है। इसके अलावा पेशेंट की लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ये नहीं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो रेस्ट करे, कि वो कोई काम ना करे। उसको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, हैवी एक्सरसाइज नहीं, लाइट एक्सरसाइज, जिससे कोई ज़्यादा मसला ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके अलावा जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो हाइपर मोबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर हैं कि हमारे पास जो बैक पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। 60% ऑफ वुमेन जो होती हैं वो रात के टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेन फील करती हैं बैक पे, और रात के टाइम पेन फील होने की वजह ये है कि उनके सारा दिन के चलने में मसला था, उनके स्टैंडिंग पोस्चर नहीं ठीक था, उनके जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो ठीक नहीं थी। इसके अलावा रात के टाइम जब पेशेंट लेटता है तो होता क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उस फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से डिस्क पर प्रेशर पड़ रहा है, डिस्क के अंदर ऑक्सीजन में कमी आ गई है, लेकिन पानी की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। उस कंटेंट के ज़्यादा होने की वजह से रात के टाइम बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको पेन का सामना करना पड़ता है। अगर हमने डायग्नोज करना हो पेन को तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है। हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की वॉकिंग गेट देखते हैं, वो कैसे चल रही हैं, वो उसकी मसल्स की लेंथ देखते हैं, उसके गेट बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि वो उसका पैटर्न क्या है, वो चल कैसे रही हैं, वो खड़ी कैसे हो रही हैं, वो वॉक कैसे कर रही हैं, वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनकी जो जॉइंट है वो कितनी रेंज कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये सब जो हैं ये डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन है टेस्ट करने के लिए कि पेशेंट को पेन की क्या वजह है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई पैथोलॉजी नहीं है कि कोई डिस्क उसकी हर्निएट हो गई है, लेकिन एक बहुत सारे जो लोग हैं इसको रिलेट कर देते हैं शातिक नर्व की पेन के साथ, अदर डिजीजेस के साथ, बट ये इटसेल्फ कोई डिसऑर्डर नहीं है। ये जस्ट पेन का इशू है, और लो बैक पेन का इशू के सिम्टम्स जो हैं वो अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करते तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स तरह से हम देख सकते हैं।
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेन को मेडिकली मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या हमारे पास सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेगुलर बेस्ड चेकअप आ जाता है। उन फीमेल्स का हम रेगुलर बेस्ड चेकअप करते हैं और बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जो कि प्रमोट करते हैं या हमें प्रमोट किए जाते हैं लो बैक इंसिडेंस को डिक्रीज करने के लिए। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं वो हमारे पास एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो रिकमेंड करता है। उसका जो गोल होता है वो उसके बायोमैकेनिक्स को रिस्टोर करवाना है, उसके जो मसल्स या लिगामेंट लूज हो गए हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये उसके गोल में आती हैं कि उसने एक प्रेग्नेंट फीमेल को कैसे ट्रीट करना है। अदर इंटरवेंशंस की हम बात करें तो हम पिलो का यूज़ बताते हैं कि आप लोगों ने पिलो कैसे यूज़ करना है, आप लोगों ने लेटना कैसे है, कौन सी डायरेक्शन में लेटना है, ब्रेसेस का यूज़, बेल्ट्स का यूज़ ताकि सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस आप लोगों घर में आप लोग कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं थेरेपिस्ट की सुपरविजन के बगैर। ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरवेंशंस हैं जो कि बैक पेन के इशू को सॉल्व करती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है। तो सबसे पहले जो फिजिकल थेरेपी में हमारे पास उसकी मैनेजमेंट में जो चीज़ आ जाती है वो उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, उसको एजुकेट करना है। अब एजुकेट से मुराद ये नहीं कि वो जो फीमेल है वो अनएजुकेटेड है, इसका मतलब ये है कि उनको बताना है, उनको इन सब सर्कमस्टांसेस के बारे में डिटेल से बात करनी है, उनको एक तरह से कोऑपरेट करना है उनके साथ। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो उनको बताता है कि उन्होंने चलना कैसे है, उन्होंने वॉक कैसे करनी है और उसके हेल्प वो लेता है एक एर्गोनॉमिस्ट से। जो एर्गोनॉमिस्ट होता है वो बताता है कि आप लोगों ने अपनी हाउस होल्ड थिंग्स को कैसे यूज़ करना है, एक चेयर, एक टेबल, इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, आप लोगों ने अपने वॉकिंग मैकेनिज्म को कैसे रखना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आप लोगों ने कौन से फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है रेगुलरली, कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ कैसे दी जा सकती है। ये सब जो मैनेजमेंट है ये एक फिजिकल थेरेपिस्ट विद द हेल्प ऑफ एर्गोनॉमिस्ट जो है वो परफॉर्म करवाता है। इसका कहना है कि वो खवातीन जो कि एक एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल थेरेपी भी परफॉर्म करवा रही होती हैं उनके अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बैक पेन का इशू है वो कम होता है और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होता है देन दोज जो थेरेपी नहीं ले रही या जस्ट पेन किलर से अपनी पेन को ठीक कर रही हैं। हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या है, उसके डायग्नोसिस कब तक है और मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद उसे ट्रीटमेंट करना है या चाइल्ड बर्थ से पहले ही उसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो ट्रीटमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है और जो पेशेंट है उसको चाहिए कि वो अपने सिम्टम्स को देखता रहे और अपने आप को मोटिवेट करता रहे ताकि एक्टिव रहे और ये नहीं कि वो स्ट्रेस लेता रहे। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो क्रूशल थिंग्स आ जाती हैं जिसको फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसको नज़र में रखना चाहिए। तो वो वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये नहीं कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसका वेजाइना जो है वो ब्लीड कर रहा है। इसके अलावा पेशेंट क्या फेंट तो नहीं हो गया, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फीटल की मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो गई है अगर जो ट्रीटमेंट है उसका चाइल्ड बर्थ से पहले है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक थेरेपिस्ट को या डॉक्टर को देखने पड़ते हैं। थेरेपी का गोल क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना है, प्रिवेंट करना है बैक पेन को, पेल्विस की स्टेबलाइजेशन रिस्टोर करवानी है और मैंने आपको बताया कि उसके जो बायोमैकेनिकल चेंजेस आ रही हैं उनको रिस्टोर करवाना है। फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को देखते हुए प्रेग्नेंट फीमेल को ट्रीट करे ताकि उनको जो पेन का इशू है वो कम हो। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट? आप लोग पिलो का यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप लोगों ने थिंग्स को कैसे यूज़ करना है। सेकेंडली एक्टिव बैक एक्सरसाइजेस आ जाती हैं जिसमें आप लोग मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कैसे करनी है आप लोगों ने। और थर्ड हमारे पास मैनुअल थेरेपी टेक्निक आ जाती है। ये जो तीनों स्ट्रैटेजीज हैं ये फिजिकल थेरेपिस्ट को देखनी चाहिए ताकि पेशेंट को वो ट्रीट कर सके और फर्दर उसके जो सिम्टम्स हैं वो ना हो या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उनका जो पेन का इशू है वो ना आए। इसके अलावा हमारे पास योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेस और होम एक्सरसाइजेस के एक थेरेपिस्ट की सुपरविजन के बगैर पेशेंट अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा
ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो पेन का इशू है वो रिड्यूस करते हैं। बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की, तो जो हमारे पास लो बैक पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है वो मंथ्स में भी ठीक हो सकती है या उसको ईयर्स भी लग जाते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो फर्दर प्रेगनेंसी में दोबारा से आ सकते हैं। 8 से 10% जो वुमेन्स हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं हमारे पास लो बैक पेन ड्यूरिंग देयर पोस्ट डिलीवरी। तो बैक पेन के इशू को ठीक करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, हमारे पास एक वेल प्लान थेरेपिस्ट होना चाहिए जो हमें बताए कि हम लोगों ने खड़ा कैसे होना है, हम लोगों ने अपनी बैंडिंग मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है। हमारी पेन जो है अगर रेडिएट कर रही है तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेटेड मसला भी हो सकता है, तो प्लीज़ कंसल्ट किया करें डॉक्टर के साथ ताकि फर्दर कोई मसला ना हो। थैंक यू।